वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो चैप्टर 2 आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जो है उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 अगर आपको क्लियर होगा तो चैप्टर 2 ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, बट चूँकि आपको चैप्टर 1 से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, चैप्टर 2 भी आ रहे हैं। और इसके बाद जो मैं चारों चैप्टर खत्म होने के बाद चारों चैप्टर के एक साथ टुगेदर वीडियो डाल दूंगा। दैट मीन्स वन शॉट वीडियो है, वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। यहाँ पे बहुत डिटेल से हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि आपके फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल के यही सिलेबस होंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम डिटेल में बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए और अच्छे से आप पढ़ सको। देखो, चैप्टर पढ़ाने का तो मैं आधे घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, बट द थिंग इज़ दैट आपको उतनी अच्छी क्लियर नहीं होंगे, इसलिए थोड़े चैप्टर हमारे लंबे जाएंगे। 1-1 घंटे की वीडियो देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे चैनल हो सकते हैं जो आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 20 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस कैन बी डन इन 30 मिनट्स ऑल्सो, या कुछ स्लाइड्स के साथ ख़त्म किया जा सकता है। बट यहाँ पे हम लोग बहुत सारा बात करते हैं, दैट्स वाई ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन आपको लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो पहली जो टॉपिक हमें पढ़ना है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये नेल्सन मंडेला की कहानी है साउथ अफ्रीका में जो कलर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। देखो, चैप्टर आपको 2 पार्ट में पढ़ने हैं। एक पार्ट साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्ट्रगल हुआ, दूसरा जो पार्ट है इंडिया का स्ट्रगल पढ़ना है। और यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे अगर आप जब यूपीएससी या आप में से कोई भी पीएससी की प्रिपरेशन करोगे या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल से बात करेंगे, बट यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है। बस एक कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल से जो था या कैसे ये प्रोसेस हुआ, ये थोड़े बहुत हम लोग इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडेला जी के कुछ स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहे हैं कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें रही कि वाइट के अगेंस्ट में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और ब्लैक डोमिनेशन से रही। तो आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी की उम्मीद कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, जहाँ पे सारे लोग मिल के रहें, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो। और it is an ideal which I hope to live for to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die। और ये कहते हैं कि अगर एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए ये सिर्फ जिंदा नहीं है, ये चाहे अपनी मतलब इनकी लाइफ भी ये दे सकते हैं। तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है यहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रगल के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया। तो नेल्सन मंडेला की जो फाइट थी ये किस चीज़ के लिए थी? अपाथाई की। तो ये वर्ड है कि अपाथाई इज़ अ वर्ड दैट मीन सिंपली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेके थे ये। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन क्या था? जैसे डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट में रहे हैं, तरीके अलग अलग। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जाति सिस्टम थी, मतलब जो है अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम था। तो अलग अलग कंट्री में अलग तरीके से रहे। तो यहाँ पे क्या था कि 1964 में ही एंड 7 अदर लीडर्स वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। काहे के लिए भैया? क्योंकि इन लोगों ने ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए बात की होगी। और दे वेयर पनिश्ड फॉर अपोजिंग द अपाथाई सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। मंडेला स्पेंड 20 ईयर्स इन रॉबिन आइलैंड, द मोस्ट फेयर प्रिजन इन द कंट्री। उस कंट्री में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक आइलैंड हुआ करते थे वहाँ पे इन्होंने 27 साल गुजार दी, मतलब ऑलमोस्ट अपनी लाइफ पूरी यहाँ पे इन्होंने गुजार दी, हाफ लाइफ कह सकते हो। हिज स्ट्रगल बिकम अ सिंबल ऑफ राइट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो इनकी जो इन्होंने जो स्ट्रगल किया वो क्या सिंबल बना कि इक्वलिटी और जस्टिस के लिए ये बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो ये अपाथाई सिस्टम्स को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि ये क्या था। ये सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो साउथ अफ्रीका में अलग था। ये आया कहाँ से? क्योंकि वाइट यूरोपियंस जो थे साउथ अफ्रीका में आए और धीरे धीरे लोकल रूलर्स जो कह सकते हो कि वो बन गए और उन्होंने जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और 17th एंड 18th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पहुंची थी वहाँ पे, जैसे कि इंडिया में आए थे उसी तरह वो लोग वहाँ भी पहुँचे। और बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियंस धीरे धीरे वहाँ सेटल होने लगे। और सेटल होने के बाद उन्होंने जो है अपना पावर इम्प्रूव किया। पावर इम्प्रूव करने के बाद उन्होंने रूल करना शुरू किया। और ये सिस्टम क्या कहता था? लोगों को कलर के हिसाब से जो है यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे थे।
जैसे कौन कौन से कलर थे, ब्लैक पीपल, जो ब्लैक पीपल कौन थे, जो नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका थे। फिर वाइट्स, ऑब्वियस है ब्रिटिशर्स रहेंगे। एंड कलर्ड जो है अलग अलग जो लोग रहेंगे उनको कलर किया जाएगा, स्पेशली इंडियंस एंड ऑल दोस्त को कलर कहा जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन सबको होगा, ऐसा नहीं है कि इंडियंस हैं तो उनके लिए जो है अलग से सिस्टम चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको चीज़ें सब याद होगी, आपने पढ़ा होगा, तो महात्मा गांधी जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो उनको ट्रेन से इसलिए फेंक दिया गया था, दो ही इज़ हैविंग टिकट, ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द ट्रेन जस्ट बिकॉज ही इज़ कलर्ड पीपल। तो टिकट होने के बाद भी ट्रेन में ट्रैवल करने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की स्थिति सोचो कि कितनी खतरनाक स्थिति थी। तो जैसे वाइट पीपल को जो है नॉन वाइट्स अब ट्रीट, ये क्या होता था, इन्फेरियर के रूप में ट्रीट करते थे। नॉन वाइट्स को वोटिंग राइट्स नहीं थी। ब्लैक वेयर फॉरबिडन टू लिविंग इन एरियाज़ विदाउट स्पेशल परमिट, इनको परमिट दिया जाता था कि अगर आप ये परमिट आपको मिला, मतलब परमिट दैट मीन्स एक स्पेशल तरीके का कार्ड मिलता होगा कि आपको एक, या पास जिसको आप कह सकते हो, कि ये अगर आपको मिला है तभी आप हमारे एरिया में आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो। और इनके लिए ट्रेन्स में अलग, बसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल और चर्चेज भी जो है सेग्रीगेट कर दिए गए थे, मतलब अलग अलग बना दिए गए थे। इनफैक्ट स्विमिंग जो एरिया जो कह सकते हो, बीचेज भी अलग थे। और ब्लैक्स वेयर बैंड फ्रॉम फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड प्रोटेस्टिंग, इनको राइट नहीं था कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो या प्रोटेस्ट कर सकते हो। 1950 तक ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन बिगेन फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड थ्रू प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक। तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया हमें अपने अधिकार चाहिए। और साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टीज बनी और इनको सपोर्ट मिल गया किसका, वर्कर्स यूनियंस का एंड कम्युनिस्ट पार्टी का। और मेनी सेंसिटिव वाइट साउथ अफ्रीकन ऑल्सो ज्वाइंड ANC टू अपोज अपार्थाइड। और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भी लग रहा होगा ना कि ब्लैक के अगेंस्ट में ये गलत चीज़ें चल रही है, तो इन लोगों ने क्या किया, इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब ब्रिटिश लोगों ने ब्लैक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और रिजल्ट क्या हुआ कि इनकी लड़ाई थोड़ी मजबूत हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये भैया सिस्टम जो चला रहे हो गलत चला रहे हो, रेसिस्ट तो था ही। और इसके बाद भी वाइट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों ने इनके वॉइस को दबाना शुरू किया। कैसे, डिटेनिंग कर दिया, जेल में भेज दिया गया, टॉर्चर किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। और ओबियस है क्योंकि इनको अपना पावर चाहिए था, ये क्यों राइट्स देंगे लोगों को। और जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट रियलाइज इट कुड नो लॉन्गर सप्रेस द ब्लैक पॉपुलेशन थ्रू फोर्स। अब इनको समझ में आने लगा, जैसे इंडिया में हुआ ना कि एक समय तक बहुत सारे लोगों को मार दिया जाएगा, बट धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होने लगेगा कि इंडिया में हम और रूल नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरीके का फीलिंग इनको जो है साउथ अफ्रीका में हुई होगी। और वाइट रिजाइम जो है इन्होंने अपनी को पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ी। अब क्या क्या चेंज किया इन्होंने, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपेल्ड, ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि लोगों को कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा या डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात हो रही होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन हटा दिए गए और मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस जो है ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला को फ्री कर दिया गया। अब सोच सकते हो कि जिन्होंने अपनी आधी उम्र जेल में गुजार दी, वो बाहर निकले जब होंगे तो उनको कैसा फील हुआ होगा। और हिज रिलीज मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू इरा, और एक नई कह सकते हो कि सेंचुरी की शुरुआत हुई। और यहाँ पे 26 अप्रैल 1994 को नेशनल फ्लैग इनका जो है आप देख सकते हो, ये इनका जो है अनफोल्ड कर क्या गया, बनाया गया। और इन्होंने कहा कि जो है मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी हम बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो है ब्रिटिशर्स ने शासन किया, अब ब्लैक का शासन होगा तो ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। मंडेला ने हाईलाइट किया कि हिस्ट्रिकल एनिमी सक्सेड इन अचीविंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। ये एक हिस्ट्रिकल विन है कह सकते हैं। और ही बिलीव दैट इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल एंड होप साउथ अफ्रीकन वुड चेरिश फेथ इन ह्यूमन बींग्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ब्लैक लोगों की कह सकते हैं डोमिनेंस अब आएगी, इन्होंने कहा कि हम ह्यूमन बींग में बिलीव करते हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए अगर बात करें तो इनकी एक स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, बस थोड़े से कुछ हाईलाइट जो है इस पर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का जो ओबियस है कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट फ्यूचर दोनों के बारे में बात करेगा। अब यहाँ पे देखो, आप वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। ये कहते हैं कि हम ये जो रेसिस्ट है जो है उसको फिर से हम नहीं दोहराएंगे, और इस तरह के जो ब्रूटल जो इनके साथ हुआ
या रिप्रेसिव इनका पास था, इन सारी चीज़ों को नहीं दोहराएंगे हम। और इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में किसी एक को अधिकार मिलेगा या किसी एक के लिए राइट्स की बात होगी। यहाँ पे चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा और किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा। अब इन्होंने जो है यहाँ पे जो लोगों ने जो थे लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में कि जो भी ब्लैक लीडर्स रहे होंगे, इन्होंने कहा कि वाइट कम्युनिटी को माफ़ कर दिया जाए। क्या के लिए? क्योंकि इन लोगों ने सप्रेशन किया था बहुत ज़्यादा। इन्होंने कहा कि हम इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के आधार पर सरकार बनाएंगे, ना कि किसी एक की डोमिनेंसीज होगी। और जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो फॉर्मर एनिमीज़ जो थे उनको भी साथ में रखा, और स्ट्रगल लीडर बहुत जो लोग साथ में मिलकर लड़ाई किए होंगे कि हमें अधिकार चाहिए, उनको भी साथ में रखा। और जो साउथ अफ्रीका में कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा कि सब लोगों के लिए रहा, जिसको कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपके मन में आता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के लिए क्या क्यों ज़रूरी है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और किसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितनी ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल से मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। मतलब एक ऐसा रूल है, जनरली ये रिटन होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में अनरिटन भी है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकते हैं? आप ऐसा समझो कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा। जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि आपको अगर किसी के बर्थडे में जा रहे हो तो रात 11 बजे तक आ जाना, किसी के पार्टी में जा रहे हो तो 12 बजे तक आ जाना, लाइक दैट। अब आपके मन में डाउट होता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आप थोड़ी सा आइडिया तो होगी कि हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, या पिछले क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा आपने। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ, सीधे सी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सीधे एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से कंट्री चलती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते होंगे आपके मन में अगर सवाल आए तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं। क्या? एक हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक हो गए अनरिटन। अब बोलोगे कि अनरिटन कैसे हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बिना लिखा हुआ हम इसको नहीं मानेंगे, बट यू आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स दैट इज़ अनरिटन। आप बोलोगे ये कैसे सर? तो देखो, आप घर से स्टार्ट करो। आपके घर में देर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो आप फॉलो करते हो, बट आपके पेरेंट्स ने उसको दीवार पे लिखा नहीं है या कोई बुक आपके घर में नहीं बनी है रूल के लिए। अब कौन से रूल? जैसे घर में जब इंटर कर रहे हो तो शूज़ आपको बाहर रखनी है। बर्थडे पार्टी में किसी फ्रेंड के जा रहे हो तो 10 बजे 11 बजे जो भी आपके घर वाले टाइम सेट करते हैं उतने तक आ जानी है। And like that, if you are going to schools, there are certain set of rules that is set by your teachers also, कि you have to follow this, you don't have to do this, like that। this एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ पाएगी। इसी तरह बहुत सारे कंट्री में, जो बहुत सारे नहीं, देर आर फ्यू कंट्रीज लाइक दैट। ब्रिटेन जिससे हम इंस्पायर हैं, वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसराइल में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कंट्री है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो वो चलो अलग चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जनरली कि द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताया होता है, पावर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या करेगी। पावर का डिवीज़न भी किया हुआ रहता है, नहीं तो आपस में ही लोग लड़ने लगेंगे ना। एग्जांपल मान ले के चलो, सिर्फ सीधे से एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ कि एक स्कूल के अंदर भी पावर का डिवीज़न है। कैसे? कि प्रिंसिपल के ये पावर रहेंगे, क्लास टीचर के ये पावर रहेंगे, अगर आपकी स्कूल में हाउस का कंसेप्ट है तो हाउस मास्टर के ये पावर रहेंगे, चेयरमैन का ये पावर रहेगा, CBSE का ये पावर रहेगा। अब सपोज़ कि ये पावर डिवीज़न नहीं रहे तो क्या होगा? टीचर प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्ट करने लगेंगे, आप क्यों लेट आए, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो ये हायरार्की अगर फॉलो नहीं होगी तो क्या होगा? हर जगह प्रॉब्लम आने लगेगी। तो दैट्स वाई क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है बना हुआ है और ये बैलेंस करता है। सिमिलरली इसी चीज़ को आप अगर पुलिस में समझ लो कि एक जो है हवलदार, वो IAS ऑफिसर को जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा है या SP को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको जो है ये इस रूट में नहीं जाना है। वो एडवाइस दे सकता है, दैट इज़ डिफरेंट, बट ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आने लगेगी। या आप ऐसे समझो कि CM प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर दे दे कि आपको जो है हमारे स्टेट में इंटर ही नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना। तो एक हायरार्की बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिवाइड करके रखा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन को डिवाइड करके रखता है कि राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं,
रूल्स फॉर इलेक्शंस एंड लॉ मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं ना, कि रूल्स फॉर इलेक्शंस एंड लॉ मेकिंग, कि इलेक्शंस के क्या, कैसे इलेक्शंस होगा नहीं होगा, नियम कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ें बात होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक फॉर अ कंट्री, जो सिंपल से अगर वर्ड में कहें कि ये बात करता है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, हम सबको एक जैसा अधिकार मिले, नो वन मिस यूज़ पावर, किसी को पावर का जो है, जब चाचा विधायक हैं, जो लास्ट टॉपिक में भी बात किया था कि विधायक बन गए तो ऐसा नहीं किसी को भी आप मार दोगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड सिटीजन हैव गारंटेड एंड राइट ऑफ फ्रीडम, कि सिटीजन को राइट एंड फ्रीडम्स जो है मिले, ये मेन बात होती है। नेक्स्ट है कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। सबसे पहले द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल, द नीड फॉर ट्रस्ट एंड रूल्स। After apartheid ended, South Africa oppressed black majority and the white minority had to live together as equal। अब साउथ अफ्रीका ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उन्होंने कहा कि ब्लैक मेजोरिटी में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्लैक अपने आप को ज़्यादा पावर दे देंगे और वाइट लोग माइनॉरिटी में थे, हालांकि रूल तो यही कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि इनको सप्रेस किया जाए, ठीक है। हालांकि दोनों लोगों को डर था कि उनके राइट्स के बारे में कौन बात करेगा। ऑब्वियस है, वाइट लोगों को डर लगा होगा कि ब्लैक लोग अब पावर में आ गए, वो हमारे से रिवेंज लेंगे, तो डर तो रहा होगा। तो ब्लैक मेजोरिटी वांटेड डेमोक्रेसी एंड सोशल इकोनॉमिक राइट, ये ब्लैक पीपल का आप कह सकते हो कि जो कॉमन वर्ड में कहते हैं ना बड़प्पन, कि इन्होंने अपने लिए डेमोक्रेसी सेटअप किया और सबके लिए बराबर राइट्स की बात की। और वाइट माइनॉरिटी वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। अब वाइट लोगों को क्या लगा होगा कि ये अपना फ़ायदा देख रहे थे कि हमको जो प्रिविलेजेस मिला है, काय का अभी तक ये लोग जो लूट मचा रहे थे, ये प्रिविलेजेस इनका रहना चाहिए, इन्होंने जो प्रॉपर्टी हड़पी है वो इनका रहना चाहिए। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिस्कशंस हुई, बोथ साइड रिच एन एग्रीमेंट, इन लोगों ने बात की। वाइट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड इक्वल वोटिंग राइट्स, इन्होंने कहा सबके वोटिंग बराबर मिलेंगे, ठीक है। अब ब्लैक एक्सेप्टेड द मेजोरिटी रूल would have limits and the property of the white minority should be protected या would be protected। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि पावर में आएगा कि अब तुम्हारी संपत्ति को हम छीन लेंगे, कहा तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है ठीक है, कुछ डिवीज़न बाद में हुआ होगा या लोगों को खरीदने का राइट्स होगा तो खरीदे होंगे, दैट इज़ डिफरेंट। बट इन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी रूल्स है उनकी ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, सबकी एक लिमिटेशंस रहेगी, और वाइट जो माइनॉरिटी में रहेंगे उनके धन, प्रॉपर्टी, संपत्ति जो उन्होंने भी अर्जित किया है, लूटा है, उसको बचाए जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो अब ये समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना मुश्किल काम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ट्रस्ट बिटवीन ग्रुप्स वाज डिफिकल्ट एंड फ्रेजाइल, टू प्रोटेक्ट दिस ट्रस्ट क्लियर रूल्स वेयर नीडेड। यहाँ साउथ अफ्रीका के केसेस में समझ सकते हैं कि लोगों को डर रहा होगा। जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं कि इंडिया में क्या हुए होंगे, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में क्या रहा होगा, जब आज़ादी मिली होगी हमें, तो बहुत सारे जो माइनॉरिटी में उनको डर लगा होगा कि हमारे राइट्स क्या हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में रहे, माइनॉरिटी में जो थे वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, बट वो नहीं गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया कि भैया आपको जो है अधिकार हम दे रहे हैं और हम प्रोटेक्ट करने की गारंटी लेते हैं। ये कौन बोल रहा है, ये बोलेगा जुडिशरी। जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने नियम बना दिया कल चेंज कर लेंगे, कि कोई भी इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकता। चेंज तो हो सकते हैं बट आसानी से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स कैसे ये बना रहे हैं कि लीडर्स कैसे इलेक्ट होंगे, हाउ द गवर्नमेंट कैन एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन एंड कैन नॉट डू, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, और सबके राइट्स के बारे में बात। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसकी बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले ट्रस्ट एंड यूनिटी के बारे में बात करता है। ये बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉपरेशन एमंग डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग लोगों के बीच में भरोसा देता है कि आपके लिए हम हैं, टेंशन मत लो भैया, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप आइए हमारे पास, हम जो है इसको सॉर्ट करेंगे। कहाँ पे, जुडिशरी के थ्रू, है ना। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बताता है किसके पास कितनी पावर रहेगी। लिमिट गवर्नमेंट पावर, ये भी इसी का पार्ट है कि गवर्नमेंट कौन सी चीज़ें कर सकती है और लोगों के अधिकार क्या है। जैसे राइट्स की अगर बात करें कि सिंपल से कि राइट्स हमारे क्या हैं, कि सपोज मैं एक रोड में गाड़ी चला रहा हूँ तो गवर्नमेंट हमें ये एडवाइस दे सकती है कि आप हेलमेट पहन के चलाएं। गवर्नमेंट हमें एडवाइस दे सकती है कि आपको जो है इतने से ज़्यादा स्पीड नहीं चलानी है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती हमें कि आपको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है, ये चीज़ें गलत है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऐसा कहे कि आपको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे हमारे राइट्स को छीन रही है। उसके बाद एक्सप्रेस एस्पिरेशंस की बात करें कि रिफ्लेक्ट द होप एंड ड्रीम्स फॉर अ फेयर जस्ट एंड गुड सोसाइटीज़, उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी सोसाइटी बने। और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं, दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एवरी ग्रुप और एसोसिएशन लाइक ए क्लब और पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो नीड्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लब के भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो स्कूल के, तो वहाँ पे भी सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन बने ना कि आपको बुक इतने दिन के अंदर रिटर्न कर देना है, आपको बुक ले जाना है तो एंट्री करानी है, अपने नाम लिखने हैं, रोल नंबर लिखने हैं, क्लास लिखना है। तो ये भी एक कंफ्यूजन का पार्ट है, बट वो ब्रॉड कंफ्यूजन नहीं है, वो आपके स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर का जो है कंफ्यूजन है। और थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि हर डेमोक्रेसी कंट्री के पास कंफ्यूजन होना चाहिए। अमेरिका ने भी कंफ्यूजन क्रिएट किया, फ्रांस ने भी क्रिएट किया। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ज़्यादातर के पास जो है रिटन कंफ्यूजन है। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कंफ्यूजन, अभी तक हम लोगों ने जो है था साउथ अफ्रीका का केस पढ़ा, अब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि साउथ अफ्रीका के तरह इंडिया का कंफ्यूजन जो था बहुत मुश्किल से क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्री हुए थे किससे? ब्रिटिशर्स ने ही हमें भी लूटा था। और इंडिया को एक और प्रॉब्लम थी कि हमें जो है पार्टीशन झेलना पड़ा, और वो भी किसके बिहाफ पे? रिलीजियस डिफरेंसेस के बिहाफ पे। मतलब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ। पार्टीशन बहुत सारे लोगों के लिए ट्रॉमा लेके आया, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हैं। अराउंड 10 लाख पीपल वेयर किल्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। अब इतने आसानी से नहीं हो गया कि जिसको इंडिया में रहना इंडिया में रहो, जिसको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान जाओ। उसके बाद जो है एक प्रॉब्लम आई कि प्रिंसली स्टेट इशू की। ये क्या इशू था? द ब्रिटिशर्स अलाउड प्रिंसली स्टेट टू चूज वेदर टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट। देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना चाह रहे थे, वो इंडिया को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने की उनकी पॉलिसीज थी कि इंडिया को इतने टुकड़े कर देंगे कि शायद ही फिर कभी ये यूनाइट हो सके। तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है प्रिंसली स्टेट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि ऐसे जगह जहाँ पे किंग का रूल हो रहा होगा या जो कहते हो प्रिंस का रूल हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इंडिया के साथ रह सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये तीसरा वाला केस बहुत खतरनाक था इंडिपेंडेंट रहने का। तो कुछ लोगों ने इंडिया के साथ मर्ज किया, कुछ लोगों ने पाकिस्तान के साथ मर्ज किया, और कुछ लोगों को रहा कि क्यों हम किसी के साथ मर्ज करें, इंडिपेंडेंट ही रहना अच्छा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहे थे तो इंडिया की फ्यूचर जो थी अनसर्टेन थी, मतलब पता ही नहीं कि क्या होना, कौन हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। और इंटरनल डिवीज़न भी हमारा हो गया, सोशल चैलेंजेस की प्रॉब्लम थी। और कंफ्यूजन बनाने वालों को लग रहा था कि जो हम यूनिटी हमारे कंट्री में रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे पाकिस्तान गए थे, बहुत सारे यहाँ रहे, बहुत सारे सिख पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे यहाँ रहे, बहुत सारे क्रिश्चियन वहाँ गए, बहुत सारे यहाँ रहे। तो कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं था जो पाकिस्तान नहीं गया, और जो कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं था जो इंडिया में नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम थी कि हम जो है, पाकिस्तान तो एक रिलीजन के हिसाब से बना कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल बी मुस्लिम्स एंड देयर ऑफिशियल रिलीजन। बाद में उन्होंने कहा कि जो है इस्लाम रहेगा, बट उन्होंने दूसरों के अधिकार के बारे में कहा कि हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बट होता नहीं है। उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बात की। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ दुनिया में शायद ही कोई रिलीजन है जो नहीं है और हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम रिजर्वेशन देते हैं ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर्कड अंडर द प्रेशर ऑफ एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो जो बना रहे थे वो टेंशन में थे कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना रहे हैं हम लोग, और क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना वो कैसे बना। तो वी आर हैविंग चैलेंजेस, लेकिन इसका फ़ायदा भी था। क्या? पार्टीशंस से हमें क्या हुआ? वायलेंस हुआ, प्रिंसली स्टेट के इशू आए, लेकिन फिर भी हमें एक एडवांटेज था। क्या? कि साउथ अफ्रीकन लीडर्स की तरह इंडिया को एक फ्रेश कॉन्सेंस ऑन डेमोक्रेसी नहीं लेनी थी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कि डेमोक्रेसी की बात, जैसे साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे या आगे नाजिज्म पढ़ोगे तो नाजिज्म में देखोगे कि डेमोक्रेसी जब उनके यहाँ लाई गई तो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे उनको उन्होंने चिढ़ाना शुरू किया कि नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि वो जो है डेमोक्रेसी की सेटअप नवंबर में हुई थी। तो लोग ओबियस है वहाँ पे लोग नहीं चाह रहे थे कि यहाँ डेमोक्रेसी हो, बट हमारे यहाँ आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तभी ये चीज़ें माइंड में आ गई थी कि हम अपने यहाँ जो है डेमोक्रेसी सेट करेंगे। तो डेमोक्रेसी के लिए पहला डाउट हमारे पास नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल सेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रूल को ख़त्म नहीं करना था। यहाँ पे क्या था कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे, अपलिफ्ट पॉलिटिक्स करेंगे कि पॉलिटिक्स को बेहतर कैसे किया जा सके, और नेशनल यूनिटीज़, बहुत सारे जो आपने जो देखा होगा कि महात्मा गांधी का मूवमेंट हो या और भी बहुत सारे लोगों का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में ये बात हो रही थी कि हम कंट्री की यूनिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत इनफैक्ट आप देखो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या बहुत सारे लोगों ने जो है इस दौरान काम किया।
तो यहाँ पे जो कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हम आज़ादी के बारे में नहीं बात कर रहे थे कि हमको ब्रिटिशर्स चले जाएंगे हम खुश हो जाएंगे, हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कैसे करेंगे, इसकी भी बारे में बात हो रही थी। लीडर्स के बीच में आपस में मतभेद हो सकते हैं महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच में डिफरेंसेस होंगे, बट दोनों के कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी डिफरेंट है, बट उनके जो गोल हैं वो सेम थे। अब देखते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के ड्राफ्ट कर लिया। मतलब एक कह सकते हैं कि इन्होंने एक बेस बना दिया कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने 1931 में देखो बात कर लिया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, हमें सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी होगी, सबको मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स होगी कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ऐसा नहीं है कि उनका रूल चलेगा, माइनॉरिटी के अधिकार मिलेंगे। तो 1931 में ही ये बात हो चुकी है। एक्सपीरियंस अंडर ब्रिटिश रूल भी इनको समझ में आने लगा, ब्रिटिशर्स जब काम कर रहे थे कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होगा, गवर्नेंस सिस्टम कैसे करेगी, वो थोड़ा बहुत तो इंडिया में कर ही रहे थे। और 1937 में इलेक्शंस हुआ और इस इलेक्शंस में इन्होंने सीखा क्या कि डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था, बट फिर भी बेस कर सकते हो कि इन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया ले लिया। और दिस एक्सपीरियंस हेल्प इंडियन डिज़ाइन देयर ऑन इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन को फ़ायदा हो गया कि कैसे हमें जो है तैयार करना है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ कि इसको आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में भी बात करेंगे कि उस समय जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे, तो थोड़ा सा आइडिया वहाँ से भी मिल गया हमें। जैसे फ्रांस में जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से ये आइडिया आ गया। ब्रिटेन जिससे हम जो कह सकते हो पीड़ित थे, उनसे हमें समझ में आया कि पार्लियामेंट होना चाहिए, भले वो हमारे यहाँ नहीं किए होंगे। यूएस से हमें राइट्स के बारे में बात हो गई, रशियन रिवॉल्यूशन से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो गई। तो हम लोग कहीं ना कहीं हर किसी से कुछ सीख रहे थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमने कट कॉपी पेस्ट मार दिया कहीं से, हमने जो है दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, सीखा और अकॉर्डिंगली हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और हर स्टेप पे वो जो है मान के चलो कि किसी कंट्री में बात होगी कि वोटिंग राइट्स 18 साल की होने चाहिए, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इंडिया में भी बात हुई होगी कि क्या 18 साल के युवा वोटिंग के जो है समझ सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे, ये किस क्लास में होंगे इन टर्म ऑफ एकेडमिक, कहीं इनको ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो वो इस बात के भी डिस्कशंस कर रहे होंगे कि क्या इंडिया के लिए सूट करेगा। जैसे मान लो वोटिंग राइट मेल फीमेल दोनों को मिले, तो ये इस पे बात किए होंगे क्या दोनों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या इंडिया में महिलाएं वोटिंग करने के लिए आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि महिलाएं उस समय बीच में जो कर सकते हो इंडिया में मेडिएवल एरा में महिलाओं के कंडीशंस ख़राब थे। तो क्या कहीं अगर महिलाओं को हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो सोसाइटी में लोग नाराज़ नहीं हो जाएंगे। और अगर महिलाओं को बॉयकट कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 50% पॉपुलेशन हमको बॉयकट कर रहे हैं, तो अच्छा गवर्नमेंट कैसे बनेगी, एक अच्छी गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती है। तो ऑब्वियस है हर चीज़ों पे डिस्कशंस हुआ होगा, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकर कौन थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर जो थे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बनाया गया। इलेक्शंस हुई कब? 1946 में, और फर्स्ट मीटिंग जो है दिसंबर 1946 में इसकी हुई। और हालांकि कंट्री का जब पार्टीशंस हुआ तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये दो हिस्से में डिवाइड हो गई। क्या? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स थे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस बना रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। इसको आप ध्यान रखना कि कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे when the constitution was adopted, तो आप लिखना 26 नवंबर 1949, and when constitution came into effect तो 26 जनवरी 1950। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बना लिया गया तो अडॉप्ट करने में इतना क्यों टाइम लगा? देखो इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार जो है सिंबॉलिक तरीके से, तो रियल में तो हुआ नहीं था, इंडिपेंडेंस बनाया था। बट 1930 में बनाया था, पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी उस समय में, लेकिन हुआ तो नहीं था। तो
जब नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो इन्होंने कहा कि चलो जनवरी में हमारा एक थोड़ा सा पहले का याद किया इन्होंने कि चलो एक सिंबॉलिक डेट है हमारा, तो क्यों ना हम उस डेट पे कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करके उस डेट को सिंबॉलिक बना लें। तो 26 जनवरी 1950 को आया, इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, और इसीलिए हम लोग हर साल रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 26 जनवरी एंड 15 अगस्त में। अगर आप पूछो तो बोले 15 अगस्त को क्या हुआ था, बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 26 जनवरी को क्या हुआ था, बोलेंगे आज़ाद हुए थे। तो कंफ्यूज मत होना, 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिशर से आज़ाद हुए थे, और 26 जनवरी जो है हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया। अब आपके मन में क्वेश्चंस होता होगा, ये बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 70 साल पहले बना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी फॉलो होना चाहिए? तो सबसे पहला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 70 साल पहले भी या आज के भी बात करें तो यहाँ पे ब्रॉड कंसेंसस आई, मतलब सब सोसाइटी के बारे में बात की गई। सिर्फ जो कह सकते हैं लोगों के उस समय जितने लोग थे उन सब के बारे में बात हुई, उन सब के ओपिनियन लिए गए, सिर्फ मेंबर्स के ओपिनियन नहीं थे। बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बार बार नहीं लिखे गए, क्योंकि ज़्यादातर जो सोशल्स ग्रुप है, अब मान के चलो जो मेजॉरिटी में रहे होंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, और ये माइनॉरिटी के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा रहता, या जो माइनॉरिटी के लोग हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है और मेजॉरिटी के लिए कुछ नहीं रखा होता, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को इन्होंने मेंटेन किया। ठीक है, इन अदर कंट्रीज़ इसी के बारे में बात करते हैं कि कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए वो फॉलो ही नहीं किए गए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन इंडिया इवन दो सम ग्रुप्स वेयर क्वेश्चन स्पेसिफिक प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेसी हैज़ नेवर बीन चैलेंज बाय। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कर सकते हैं आप, किसी भी लीडर्स को देख लो, वो कंट्री के अगेंस्ट में भी हो सकता है बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जनरली बोलते आपको नज़र नहीं आएंगे। पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में आपस में वो बोलते रहते हैं, बट कभी ये नहीं कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा ख़राब है। ये जनरली लोग 99% केसेस में नहीं बोलते हैं, और जो बोलते भी होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ही नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है हमारी, कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज जो है उस समय जो कर सकते हैं नहीं थी, उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, बट फिर भी जो है अलग अलग जगहों से जो चूज किए गए थे वो लीडर्स कहीं ना कहीं हर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस में भी अलग अलग ओपिनियन के लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओपिनियन से लोग जुड़े हुए थे। मैनी नॉन कांग्रेस मेंबर्स वेयर आल्सो प्रेजेंट, कि सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं थे, और भी लोग थे। अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हैड एग्जिस्टेड द कंपोजिशन वुड हैव बीन सिमिलर। अगर मान के चलो कि लोग वोटिंग देते कि कौन से लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो शायद भी ऐसा ही कुछ रहता, अलग होता नहीं बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट एंड थॉटफुल प्रोसेस, कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारा जो कह सकते हैं कि जो बना वो ट्रांसपेरेंट था। असेंबली फंक्शन इन ए सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर पे यहाँ पे बात की। यहाँ पे नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है कह सकते हैं कि बनाया और उसको सीक्रेट रख दिया, हम किसी को नहीं बताएंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे लोगों ने जो है इस पर कॉमन एग्री हुए कि चलो इस पर डिस्कशंस होगा, और इस डिस्कशंस पे हम एग्री हो रहे हैं तभी बात आगे बढ़ी। और एक कमेटी बनाई गई। फर्स्ट बेसिक्स प्रिंसिपल वेयर एग्रीड अपॉन, कि हमारा बेसिक्स क्या रहेगा। बेसिक्स रहेगा मान के चलो लोगों को राइट्स देने हैं, ठीक है, ये हो गया। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इसमें प्रीएम्बल होगा, एक एग्जांपल मैं बस बता दे रहा हूँ। प्रीएम्बल होगा, सिटीजनशिप किसे देना है नहीं होगा, सिटीजनशिप के लिए राइट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो चलो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें जो है बी आर अम्बेडकर ने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, बी आर अम्बेडकर जिसको लीड कर रहे थे, उसके हिसाब से यहाँ पे बात हुई कि राइट्स के बारे में इनको होमवर्क मान के चलो एक ऐसा दे दिया गया कि राइट्स के बारे में दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 5 लोग पढ़ के आएंगे, प्रेम्बल दुनिया भर के कंट्री है 3 लोग पढ़ के आएंगे, सिटीजनशिप थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको 10 लोग पढ़ के, इन्होंने जो पढ़ा, इन सारे के बारे में डिस्कशंस होगी। और देखो अब इससे समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बातें हुई, कि 2000 से ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट हुए, डिबेट्स हुए। और फिर जैसे मान के चलो सिटीजनशिप के लिए कहा गया कि जो सपोज एक एग्जांपल कि 1947 के पहले जो नहीं आए हैं इंडिया, या 1947 के बाद जो आए इंडिया में, वो इंडिया के सिटीजनशिप नहीं होंगे, मान लो किसी ने कहा होगा। तो इसके बारे में कहा कि नहीं भैया, 1947 के बाद भी पार्टीशन के बाद जो है दंगे हुए, बहुत सारे लोग इंडिया माइग्रेट किए क्योंकि उनको वहाँ पे सेफ फील नहीं हुआ, तो उनके लिए हमें राइट देने चाहिए। तो इस तरह के कंडीशंस में जो है लोग सुधार हमेशा करते रहे यहाँ पे।
एवरी वर्ड एंड डिसीजंस इज डॉक्यूमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, उनको रिजर्व रखा गया। दीज डिबेट्स आर प्रिजर्व इन 12 वॉल्यूम्स, दे हेल्प इंटरप्रेट द ट्रू मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टूडेज। तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के कह सकते हो कि 12 वॉल्यूम में इसको डिवाइड किया गया, और आज का जो ट्रू कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं वो यहाँ पे हमें समझ में आता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी क्या है, मतलब इसका जो कह सकते हो कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है या कैसे बनाई है। तो 2 मेजर इसके रोल हैं। थ्रू द व्यूज़ ऑफ मेजर लीडर्स हु सेव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय के जो बड़े नेता रहे होंगे उनकी ओपिनियन से इंस्पायर हुए, और बाय रीडिंग द प्रियम्बल विच एक्सप्रेस द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन फिलॉसफी एंड वैल्यूज़। तो अगर आप प्रियम्बल ही पढ़ोगे ना, तो आपको जब हम कंपेयर करेंगे स्पेशली 3 कंट्रीज़ की, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा प्रियम्बल कितना अलग है और कितने बेहतर हैं और कंट्री के रिस्पेक्टिव में। सबसे पहले अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें, उस समय के सबसे बड़े लीडर में रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट इनके आइडियाज़ और विज़न को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। 1931 में ये लिखते हैं कि इंडिया जो है विदाउट इनइक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लोग बना रहे होंगे तो इनकी बातों को लोग समझेंगे, रखेंगे, और ये बिलीव करते हैं एक सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ जस्टिस, पीस एंड इक्वलिटी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एंड B.R. अम्बेडकर तो ऑब्वियस है, वहाँ पे रहे होंगे, वन ऑफ द मेजर मेंबर्स यहाँ पे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा। शेयर द ड्रीम ऑफ इंडिया विदाउट इनइक्वलिटी बट हैड अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। ऑफन क्रिटिसाइज गांधीज मेथड एंड विजन्स, तो इनकी पटरी नहीं खाती थी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे इनकी सोच। अब बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। ये आपने NCERT के बुक में देखे होंगे, तो इसमें से कुछ मेजर वर्ड के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसको आगे की स्लाइड्स में हम बात करेंगे। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, पब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सारे मेजर वर्ड्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो ये क्या है कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को बताता है। इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस से इंस्पायर है, और देखेंगे अगर आप अमेरिका के प्रियम्बल पढ़ोगे तो विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड विद द पीपल ऑफ US दोनों सेम आपको लगेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशंस को हेल्प करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को अब समझने में हमें ये हेल्प करता है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का सोल कहा जाता है इसको। अब हम एक एक करके वर्ड के बारे में बात करते हैं। पहला है सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी का मतलब हो गया क्या कि इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, नो एक्सटर्नल पावर कैन कंट्रोल इट डिसीजन। कि सोवरेनिटी मतलब हम आंतरिक रूप से फ्री हैं, कि हमारे यहाँ की कौन सी पार्टी इलेक्शन में नहीं लड़ेगी अमेरिका थोड़ी बता सकता है, ठीक है। द पीपल हैव सुप्रीम ऑथोरिटी इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। सरकार इलेक्शंस हो गई, सरकार बनने की बारी आई, अमेरिका ने कहा कि नहीं भैया ये पार्टी नहीं बनेगी, दूसरी पार्टी बनेगी। तो ये इन्होंने कहा कि क्लियर कर दिया कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना कंट्री है, हम अपने देख लेंगे, अगर आपको दिक्कत है तो हम बाहर बात कर लेंगे, आप हमारे इंटरनल मैटर्स में टांग मत डालिए। तो नेक्स्ट वर्ड है सोशलिज्म। यहाँ पे सोशलिज्म का जो वर्ड है इसको आप पढ़ोगे हिस्ट्री में भी, बट सोशलिज्म में कोशिश किया गया कि इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि सब लोगों को अधिकार मिले, सबके पास धन हो, सबके पास स्टेटस जो है एक जैसा हो, और सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में यहाँ बात की कि इनफैक्ट जो सोसाइटी में जो पुअर हैं उनको अपलिफ्ट करने की बात हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलरिज्म है। इन्होंने कहा कि हमारे कंट्री के कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम मेजॉरिटी में, सपोज जैसे इंडिया में हिंदूज हैं तो हिंदू का रूल चलेगा, माइनॉरिटी में मुस्लिम है तो उनका रूल चलेगा। इन्होंने कहा कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। फिर एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नन एट ऑल। आपको मर्जी है भैया, आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, क्रिश्चियन बनो, कुछ भी बनो, हो सकता है कुछ नहीं बनो, मतलब आप किसी धर्म को मानो नहीं मानो, सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि सरकार सारे रिलीजन को बराबर ट्रीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। तो इसको समझ सकते हो आप, अभी तक हम लोग बात ही कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, पहले चैप्टर में भी बात किया है कि डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि हम अपना सरकार खुद से चूज करेंगे। एक डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हमें फंडामेंटल्स राइट होगा, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी, और ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल होगा, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक की बात की है कि प्रेसिडेंट जो होगा इलेक्टेड होगा, नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा ये इन्होंने बात नहीं किया। और एम्फेसाइज इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर लोगों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। फिर बात हुई कि जस्टिस होगा, किस चीज़ के बिहाफ पे, सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सबको मौका मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा, इनफैक्ट रिसोर्स का भी।
ठीक है। रिसोर्स का मतलब कुछ भी आप समझ लो, या रिसोर्स के लिए आप ऐसा समझ लो कि मान के चलो, ये एक एग्जांपल देते हैं कि जिनके घर में BMW है वही सिर्फ जो है LPG सिलेंडर खरीद सकते हैं। ये लॉजिक तो नहीं हुई। तो सबके पास है, जिसके पास 500 रुपये हैं, 600 रुपये हैं, 800 रुपये हैं, जो भी प्राइस है उसके हिसाब से जब भी आओ जाओ आप खरीद के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिबर्टी की बात हुई कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आपको बराबर अधिकार मिलेगा। ठीक है। पर्सनल फ्रीडम एज दे डोंट हार्म अदर्स, अपनी पर्सनल फ्रीडम एंजॉय करो। पर्सनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हमको ये लगे कि मेरा जो रूम है वो छोटा पड़ रहा है, बगल वाले का घर तोड़ देते हैं, ये फ्रीडम नहीं है, ये दूसरे को आप हार्म कर रहे हो। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। अब इक्वालिटी, आई थिंक द वर्ड इज़ वेरी क्लियर टू यू कि इक्वालिटी का मतलब हो गया कि सब लोगों को एक जैसा समझना। तो एक जैसा हम कंफ्यूजन की बात करें तो वैसे कंफ्यूजन यहाँ पे सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ कास्ट, रिलीजन या जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं किया जाएगा। जनरली क्या होता है ना, बहुत सारी जगह पे जैसे कुछ कंट्री में ऐसा है कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके किस रिलीजन से आते हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। ऐसा इंडिया में कुछ नहीं है, सब लोगों को बराबर मिलेगा। ठीक है। तो फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब हो गया कि आपस में हमें भाईचारा मिला के रखना है। ठीक है। और इसमें ये ब्रदरहुड से क्या होता है, हमारी कंट्री के इंडिविजुअल की ग्रोथ एज वेल एज कंट्री की यूनिटी बनी रहती है और कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रेम्बल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ की। देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, हमने अपने इंडियन प्रेम्बल की बात की और कुछ कंट्री के प्रेम्बल की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेम्बल कितना अच्छा है, कहाँ का, और किस तरह से कोई प्रेम्बल लोगों के राइट्स या रिलीजन राइट्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी बनाते समय मुझे ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे जो वर्ड है, विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। ये अपने फ्रीडम फाइटर है, उनको बात कर रहे हैं, उनके लिए करेज की बात कर रहे हैं, उनके लिए जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उनके ऑनर की बात कर रहे हैं। और रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी। ओके। तो ये 1996 में बना हाल का कंस्टिट्यूशन है ये। तो ये कह सकते हो कि एकदम बहुत सिंपल से जो है इन्होंने बनाया और बहुत बेहतरीन बनाया कि इन्होंने ये कहा कि पास्ट में जो लोगों ने हमारे लिए स्ट्रगल किया भैया उनको हम देते हैं, उनके लिए ऑनर, जो हम बेहतर कंट्री बनाने की बात करते हैं, और साउथ अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं उन सब के लिए है। और फिर अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेम्बल की बात करें तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, और ये मुझे भी नहीं दिख रहा, और जस्टिस, तो सीधे से समझ में आ सकता है प्रेम्बल यहाँ पे जो बात हो रही है। इसको मैं थोड़ा अगर जूम कर दूँ तो आई होप ये आपको दिखे। चलो ये दिख जाएगा। मोर परफेक्ट यूनियन, स्टेब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रांसपिलिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग। ये सारे तो खैर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बट यहाँ पे जो बात की गई है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर परफेक्ट यूनियन, स्टेब्लिश जस्टिस, डोमेस्टिक ट्रांसपिलिटी, ये सारे वर्ड इन लोगों ने बात किया कि चलो मिला जुला के बढ़िया बनाया। अब हम आ जाते हैं अपने पड़ोसी कंट्री का प्रेम्बल, आप सबको समझ में आएगा। Wherever sovereignty over the entire universe belong to Almighty Allah alone। ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितने ज़्यादा जो इनके प्रियम्बल है, यहाँ पे एक ही गॉड के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक ही रिलीजन को ही प्रमोट करेंगे। एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल पाकिस्तान विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट, एंड वेयर इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर where the state shall exercise power and authority through the chosen representative of the people। थोड़ी सी डेमोक्रेसी की यहाँ बात हो रही है। where the principal democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as introduced by Islam should be observed। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको देंगे सोशल जस्टिस देंगे, डेमोक्रेसी देंगे, फ्रीडम देंगे, इक्वलिटी देंगे, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस जो भी बात हो रही है वो किसके बिहाफ पे देंगे, आपको देंगे, लेकिन इस्लाम जो कहता है उसके बिहाफ पे देंगे। दैट मीन्स ये प्रियम्बल में कॉमन जो कह सकते हैं कि गोल या डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों की नहीं बात हो रही है। द कंट्री हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन द बिहाफ ऑफ यू कैन से दैट रिलीजन। तो ये पाकिस्तान के प्रेम्बल बकवास प्रेम्बल है, यहाँ पे कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि लोगों के राइट्स के बारे में बात हो रही होगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की जो फेमस स्पीच है, दैट इज कॉल्ड ट्रास्ट विद डेस्टिनी। यहाँ पे मैंने पर्पसली उसको, बहुत बड़ी स्पीच है उसको नहीं रखा, आपको मिले तो आप सर्च कर लेना या देख लेना।
ये काफ़ी बेहतरीन स्पीच है जो कि उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि इंडिया की फ्रीडम के बारे में बात की थी, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की थी। हिज स्पीच कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द होप इन फॉर द कंस्टिट्यूशन। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया की जो है फ्यूचर कैसा होगा, या इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है या कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट है वो किस तरह से बात होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लाया गया कि ऐसा नहीं कि दे आर नॉट वेरी रिजर्व विद दैट। अभी देखो, हो सकता है आप में से किसी को लगता होगा कि हम जो है वो बहुत सही हैं, या मैं जो हूँ बहुत सही हूँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन या हमारे आसपास के जो लोग हैं दे आर नॉट टैलेंटेड, they are not more talented than me. Might be you can think that, but the thing is that those who are making constitution, they have never thought about this. They thought that might be we can commit mistakes, might be the things in future can be different that we are here. So what they have done is that they have given a concept that is called amendment. तो आप समझो कि उन्होंने बनाया मतलब मोर देन 70 ईयर्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कहा कि भविष्य में जो है लोगों की सोच बदलेगी, भविष्य में लोगों की डिमांड बदलेगी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को हो सकता है कि दैट माइट भी लोगों को लगने लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट नहीं है जस्ट बिकॉज अ लॉन्ग ईयर्स हैज बीन देयर। सो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव जरूरी होंगे, तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, ठीक है, या चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हैं कि रिजिड नहीं है हमारा, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी नहीं है, तो एक जो है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से है जहाँ अमेंडमेंट करा जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें कि गवर्नमेंट के बारे में ये बात करती है कि हमारा गवर्नमेंट कैसे है। ये बात करता है कि द प्रोसेस फॉर चूजिंग लीडर्स, कि हमारे में लीडर्स कैसे होंगे, इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट का, हु होल्ड्स व्हाट पावर एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, ये हमारे कौन से होल्ड्स व्हाट पावर, कौन से लोग जो हैं कैसे, कौन से लोगों के पास कितनी पावर रहेगी और डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर थ्रू सिटीजन्स राइट, और ये गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करने की बात करती है और सिटीजन्स के राइट के थ्रू। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे गए उसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूनिक है या क्या चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लेंदी है, मतलब ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है विद डिटेल प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट। यहाँ पे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखा गया कि प्रेसिडेंट के क्या पावर होंगे, जो कह सकते हो कि आप जुडिशरी के क्या पावर होगी, एमपी के क्या पावर होंगे, एमएलए के क्या पावर होंगे, तो कंप्लीट जो है डिटेल्स रहे, तो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है फेडरल स्ट्रक्चर के सिस्टम बनाए गए विथ यूनिटरी वाइज। फेडरल स्ट्रक्चर आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। फेडरल का मतलब हो गया कि सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सेंटर जो है और स्टेट रखा गया, लेकिन इन दोनों के अंदर सेंटर एक जो होगी, अलग अलग स्टेट्स, मान लो ये अलग अलग स्टेट्स हैं और इनके अंदर एक जो है, ऐसा समझो आप कि ये एक सेंटर है, इसके अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं। बट यहाँ पे स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो ऐसे नहीं है कि वो जो मर्जी चाहे कर लेंगे। तो ये जो स्टेट्स हैं सेंटर के आते हैं, तो सेंटर को ज़्यादा पावरफुल और सेंटर के अंदर में स्टेट्स आ गए। उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया कि यहाँ पे हमारे यहाँ पार्लियामेंट रहेगी, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट रहेगा और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। देखो, रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट नॉमिनल हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। आप सिंपल से इसको ऐसे समझो ना कि प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा कि हमें किस कंट्री के साथ क्या डील करना है, बट डील तभी होगी जब प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है। तो स्कूलों में इसको आप ऐसे समझो कि स्कूल के एग्जाम्पल में अगर आप लोगों की क्लास टीचर और प्रिंसिपल के समझो, तो क्लास टीचर क्या होंगे कि रिपोर्ट कार्ड में आपकी साइन होती है क्लास टीचर की, बट ऐसा मान के चलो क्लास टीचर छोड़ के चलेगा तो प्रिंसिपल तो बता देगा ना भैया कि ये क्लास टीचर छोड़ गए, दूसरे से आप साइन करा लो या किसी और से साइन करा लो। तो इस तरह के केसेस में जो है मेन जो कह सकते हो पावरफुल पोस्ट जो है वो प्रिंसिपल की होती है, नॉमिनल हेड जो है क्लास टीचर है, तो यहाँ पे नॉमिनल हेड जो है प्रेसिडेंट है। हमारी कंट्री जो है सेक्युलर है। सेक्युलर पहले भी हम लोगों ने बात किया कि हमारी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और हम सब लोगों को बराबर ट्रीट करते हैं।
उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी और रिपब्लिक भी होगा, हम किसी भी तरीके का हेरिडेटरी शासन नहीं फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है कि हमारे यहाँ जो है फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, लोगों को अधिकार मिलेंगे और कहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपके अगेंस्ट में कोई गलत हो रहा है तो आप वोट जाओ, आपको अधिकार मिलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए these are guidelines for the government to establish a just society by securing social and economic justice। तो ये कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से कुछ गाइडलाइन होते हैं कि एक अच्छा स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसका फीचर्स, इसका फायदा क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट सोवर्न है, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपको रिविजन भी हो जा रहा है, देख लो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी हमें बताएगा नहीं कि भैया क्या करना है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब हमारे कंट्री का जो सिटीजन है वो सिर्फ इंडिया का सिटीजन होगा। जैसे ही किसी और को उसकी सिटीजनशिप मिलेगी, उसके इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, तो अनदर इज दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होता है कि वोटिंग राइट सबको दिया गया, 18 साल या 18 साल प्लस सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर या कुछ भी हो, सबको वोटिंग के अधिकार मिले हैं। और अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे में कहीं कोई गड़बड़ी लग रही है, अगर हमें बदलाव करना है तो किसी भी हाउस में इसको बिल लाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा तो बिल लॉ बन जाएगा। ठीक है, इसको चैप्टर 4 में और डिटेल से बात करेंगे। हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, मतलब जो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेस है, कहाँ से क्या चीज़ें लाई गई है। तो आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ गवर्नर लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें लाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। इसको आप पढ़ लो, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है ऐसे इतना डिटेल में, बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर कौन से थे, तो ये भी आप नाम देख लो। हालांकि इसके काम बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि इन आदमी का क्या काम था। जैसे राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, लॉयर थे, लीडर्स इन चंपारण सत्याग्रह। तो ये सारी चीज़ें जो है। चलो, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, जनरली मैं सोशल साइंस से लेता हूँ, तो सोशल साइंस में ही अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए या दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो टॉपिक क्लियर करूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।